हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं के विज्ञान के चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे ताकि हम पेपरों में अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप अपने चैप्टर आवर इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट और व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस, एवरीथिंग विच सराउंड अस यानी अपने आसपास जो भी है, चाहे उसके अंदर लिविंग क्रिएचर्स हों, चाहे नॉन लिविंग क्रिएचर्स हों, चाहे बायोटिक कंपोनेंट्स हों या एबायोटिक कंपोनेंट्स हों, वो सब मिला के आपस में हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस, इट में इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आगे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, और ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ गए। तो environment affect the life and development of an organisms in its natural habitat और वाइस वर्सा। इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स लिव करेगा, वैसे ही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सर्वाइव करेगा। जो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो जंगल के जानवर होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेते हैं। उनकी हैबिट्स होगी, उनके सर्वाइविंग जो स्किल्स होते हैं वो उनके आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। जो डेजर्ट के अंदर जो जानवर रह रहे हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो डेजर्ट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। लाइक डेजर्ट में जो जानवर होंगे वो कम पानी के ऊपर सर्वाइव करेंगे, और जो जंगल में होंगे वो उनकी हैबिट्स अलग होंगी। तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट, ये सब वाइस वर्सा होता है। ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डालते हैं, और हम और या क्या कह सकते हैं हम, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आदतें इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप वाइस वर्सा है। तो अब आता है हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन डिबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सब्सटेंस दैट कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस आसानी से जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकें वो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। इनमें आता है हमारा जैसे काउडंग हो गया, पेपर हो गया, लीव्स हो गई, ट्रीज़ हो गई, एनिमल्स हो गए, डेड बॉडीज़ हो गई, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंदर आता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से हम उसे डिकम्पोज कर सकें। नॉन डिबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में क्या आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज ना कर पाएँ। अब इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर आगे एग्जांपल्स हो गए हमारा मेटल, पॉलीथीन, पॉलीबैग्स, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया और प्लास्टिक होगी। ये सब हमारे नॉन डिबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक टाइप का एंजाइम या हम कह सकते हैं केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज हो पाते हैं। तो उस एंजाइम की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, वो हर चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो जो एंजाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं डिकम्पोज करने के लिए किसी भी बॉडी को, तो वो प्लास्टिक को या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। जिसकी वजह से जो चीज़ें डिकम्पोज नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आते हैं काउडंग हो गया, कॉटन हो गया, जूट, पेपर,
फ्रूट्स, वेजिटेबल, पील्स होगी, लीव्स होगी, जो भी नेचुरली हमें मिले वो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में आ गया हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिकल्स, सेवरल टाइप के केमिकल्स हो गए। तो ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। तो याद रहेगा बच्चों, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग विच सराउंड अस, इट में इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। बेशक उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, पर वो हमारे आसपास मिला के एक इन्वायरमेंट बना देते हैं, एक सराउंडिंग बना देते हैं, जिसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ें तो इकोसिस्टम क्या होता है? When all living and non-living components like plants, animals, human beings, soil, etc. interact with each other and maintains balance in nature, it forms an ecosystem in the environment. अब ये बोल रहे हैं when all, जब भी कभी जब जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करके एक नेचर के अंदर बैलेंस बनाते हैं तो हमारा एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। अब हम जानते हैं एक जंगल है, उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? जानवर, और जानवर हो गया, प्लांट्स हो गई, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे वाटर आ गया, सॉइल आ गया, और हम कह सकते हैं टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, बारिश हो रही है, वो नॉन बायोटिक में आ गई। तो ये सब आपस में मिला कर ही एक इकोसिस्टम बनता है। अब जंगल में जानवर होते हैं, घास को खाते हैं, जानवर एक दूसरे को खाते हैं, वो पानी पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और रेन स्टॉर्म होता है, ठंड और मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, गुफाएं बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं अपनी। तो इकोसिस्टम क्या होता है? हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इन्वायरमेंट। एक किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप होता है बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, ये रिलेशनशिप ही एक इकोसिस्टम बनाता है। It is also important to note that where they are natural or artificial, an ecosystem combination of biotic and non-biotic components interacts with each other in a surrounding and contributes maintaining the environment balance. तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो मैन मेड ही इकोसिस्टम हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, पर ये उसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मिला के एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और एक नेचर के अंदर बैलेंस बनाएं। मतलब ऐसी कंडीशंस बनाएं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, उसके लिए सर्वाइवल के लिए कंडीशंस बन जाए। तो इसी चीज़ को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब मैन मेड इकोसिस्टम में क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम में हमारे एक्वेरियम आ गई, पॉन्ड्स, क्रॉप्स आ गई, जितने भी खेती वगैरह हम करते हैं वो आ गई, मछली पालन हो गया, फिशरी होती है, हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, उसके अंदर मछलियाँ पालते हैं, और मछलियों जिसमें मछलियों की ग्रोथ हो, ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारे पोल्ट्री फार्म हो गए जहाँ पर पिग्स, चिकन्स वगैरह पाली जाती हैं, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं हम उनके लिए, सर्वाइवल के लिए उनकी कंडीशंस बनाते हैं, जिसमें हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करके ऐसे कंडीशंस बना देते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं जिसमें वो चिकन्स या फिश वगैरह सर्वाइव कर सकें। तो मेन चीज़ क्या है कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जब इंटरेक्शन होगा तभी इकोसिस्टम फॉर्म होगा। अब एग्जांपल्स की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो जो हमारे मान लीजिए गार्डन है, गार्डन के अंदर फ्लाइज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। जब गार्डन्स के अंदर फूल निकलेंगे तभी उसके ऊपर फ्लाइज आएंगी। तो फ्लाइज किसके ऊपर सर्वाइव कर रही हैं? फूल्स के ऊपर। अब फूल की जब उगने की कंडीशन ही नहीं होगी तो फ्लाइज कहाँ से आएंगी? यानी फ्लाई भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। जब ग्रास उगेगी तो ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएंगे, छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, स्नेल खाएंगे, तो एक टाइप का इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम के अंदर क्या है कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप हो रहा है। फॉरेस्ट हो गए, हमारे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं और इन्हें नेचर ने बनाया है।
अब अगर दूसरे साइड की बात करें तो हमारे पॉन्ड्स हो गए, आर्टिफिशियल लेक्स हो गई हैं, या फिर एक्वेरियम हो गया, या फिर हम क्रॉप्स बोले हैं, या गार्डन हो गया, या फिर बगीचे हम कह सकते हैं। तो ये सब क्या है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शन जब होगा बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, तभी एक इकोसिस्टम बनेगा। अगर कंपोनेंट्स की बात करें इकोसिस्टम की, तो जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे आगे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं या लिविंग क्रिएचर्स हैं वो आगे, इसके अंदर आता है हमारा एनिमल्स, प्लांट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए ऑल द लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो भी इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, जितना भी ऑयल, वाटर, थंडरस्टॉर्म, टेम्परेचर, विंड हो गया, सॉइल होगी, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आते हैं हमारे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सोडियम, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट थे। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें इकोसिस्टम को, तो इकोसिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है। और इकोसिस्टम होता है तो टू टाइप में, मैन मेड इकोसिस्टम होता है और नेचुरल इकोसिस्टम होता है। मैन मेड इकोसिस्टम्स के अंदर आगे हमारे क्रॉप्स हो गई, फील्ड्स हो गई, एक्वेरियम्स हो गए, आर्टिफिशियल लेक्स हो गई हैं, इसके अलावा जू हो गया, गार्डन हो गया, ये सब हमारे मैन मेड इकोसिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, नेचुरल इकोसिस्टम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया हमारा जो पानी में, वाटर में जो इकोसिस्टम हमारा होता है वो। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आगे हमारे मरीन लाइफ में हमारे ओशियन, सीज हो गए, और जो ओशियन के आसपास जो लेक्स जनरेट होती हैं वो आ गई हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारे पॉन्ड्स आ गए, रिवर्स आ गई हैं, और लेक्स आ गई हैं। और इसके अलावा नेचुरल इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हमारे आगे फॉरेस्ट, वीटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स हम बोल सकते हैं, माउंटेन्स बोल सकते हैं, ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में आते हैं। तो बहुत ही आसान इसके डिविज़न्स हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिवीज़न न्यूट्रिशन के आधार पर होता है। जैसा उनका न्यूट्रिशन होगा वैसे ही उनका डिवीज़न्स होगा। अब सनलाइट होती है, उसे कौन कैप्चर करता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन आ गया हमारा, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। और कार्निवोरस को भी फर्दर टॉप कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे तीन पार्ट में सब फर्दर डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा प्रोड्यूसर्स, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, अपने फूड को
सनलाइट की मदद से सिंथेसिस करते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर एग्जांपल आ गया हमारे ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज, सम काइंड ऑफ फंगी, ये सब प्रोड्यूसर्स का पार्ट हो गए। तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स हो गए हमारे वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट एनर्जी गेन करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से एनर्जी गेन करते हैं। कंज्यूमर्स के अंदर आगे हमारे फर्दर इनका सब डिवीज़न होता है हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ओमनिवोरस में। हर्बीवोरस वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स से एनर्जी गेन करते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस को खाते हैं। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं। और ओमनिवोरस के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को खाते हैं, जो मीट भी खाते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। इसके अंदर हमारा आ गया ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग्स हो गए, और बहुत सारे जानवर हैं जो सब्जियां भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स दैट गेट द न्यूट्रिएंट बाय द डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो डेड बॉडी और डेड प्लांट से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, लाइक फंगीज, बैक्टीरिया। आपने देखा होगा ब्रेड सड़ जाती है तो उसके ऊपर फंगी आ जाती है, तो फंगी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से गेन कर रही है? उस सड़े हुए ब्रेड से। अब डेड बॉडीज़ के ऊपर देखते हैं मगट्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया उसके अंदर हो जाता है, तो बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन सड़े हुए प्लांट से गेन कर रहे हैं। तो हमारी पत्तियाँ सड़ जाती है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है, तो फंगस उन पत्तियों को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है और अपना जो फूड है उस सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल से गेन करता है। तो ये डिकम्पोजर्स हो गए हैं, और डिकम्पोजर्स को हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। तो इन सब की डेफिनेशंस की बात करूँ, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बाय द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। दस विद एन ऑर्गेनिज्म मेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर सर्टेन टाइप की फंगीज होगी जो सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं एक्चुअली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर इट्स नरिशमेंट और कंज्यूम द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए, नरिशमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड हो, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स डायरेक्टली ज़रूरी थोड़ी ना कि पत्ती खाने वाले को ही हम कंज्यूमर बोलेंगे। कंज्यूमर्स के अंदर वो प्लांट्स भी होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो प्लांट खाने वालों को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। लाइक हिरन प्लांट्स को खाता है तो वो भी कंज्यूमर है, और हिरन को अगर शेर खाता है तो वो भी कंज्यूमर में आ गया, और शेर को अगर फर्दर डिकम्पोजर खाते हैं तो वो भी कंज्यूमर्स का पार्ट हो गए। तो when an organism depend on the producers for its nourishment or consume the food directly or indirectly from the producers, then such organisms called consumer. It can be classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous or parasites. Let's discuss each four types of in the brief. अब कंज्यूमर्स होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से एनर्जी गेन करते हैं। डायरेक्टली किस फॉर्म में? मतलब जो जानवर डायरेक्टली खाना खा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधों को खा रहे हैं, वो डायरेक्ट एनर्जी गेन कर रहे हैं पौधों से। और इनडायरेक्टली कैसे गेन कर रहे हैं? इनडायरेक्टली मतलब कि अगर मान लीजिए हिरन ने घास को खाई और हिरन को किसी और जानवर ने खा लिया, तो जो प्लांट्स की एनर्जी थी वो हिरन के अंदर गई है, हिरन से फिर वो ट्रांसफ़र होके शेर में चली गई है। तो इनडायरेक्टली कहें हम तो जो प्लांट्स की एनर्जी है वो लायन के पास गई है बाय द हिरन, वो डियर के थ्रू होते हुए शेर के अंदर आई है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। हर्बीवोरस के अंदर क्या होता है? These are the animals or the creature that obtain their nourishment directly eating the producers.
हार्बीवोरस बाय ऑफ्टन रिफर्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। हार्बीवोरस क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खा के अपनी एनर्जी गेन करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, नरिशमेंट गेन करते हैं, वो हमारे हार्बीवोरस होते हैं और हम इन्हें फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। हार्बीवोरस इंक्लूड एनिमल्स सच एज रैबिट्स, रैट्स, स्क्वेरल्स, गोट, हॉर्स। जो भी घास पत्ती और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर हैं जो पेड़ पौधों से डायरेक्ट एनर्जी गेन करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो होते हैं हमारे हार्बीवोरस। इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हैं, डायरेक्टली पेड़ पौधों से अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं। कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस हो गए, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स दैट ईट अदर क्रिएचर्स। एज अ रिजल्ट कार्निवोरस फीस्ट ऑन द हार्बीवोरस मीट। कार्निवोरस के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स या मीट हो गए जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब इसके अंदर एक जानवर जब दूसरे जानवर को खा रहा है तो वो कार्निवोरस हो गया। लाइक जो हार्बीवोरस को खाते हैं, अब शीप ने घास खाई है, शीप को कोई दूसरा जानवर खा गया, यानी शीप दूसरा जानवर जैसे लॉइन हो गया, वो शीप का मीट खा रहा है तो वो कार्निवोरस हो गया। अब मान लीजिए शीप को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को किसी शेर ने खा लिया, तो शेर क्या हुआ? वो भी कार्निवोरस हो गया। फॉक्स क्या हुई? वो भी कार्निवोरस हो गई है। तो जो जानवर मीट खाए जो और दूसरे जानवर को खाए, वो हो गया हमारा कार्निवोरस। दीज आर रेफर्ड एज द मेन कार्निवोरस। सेकेंड ऑर्डर हम इसे कंज्यूमर भी बोल सकते हैं कार्निवोरस को। ऐसे जानवर जो हार्बीवोरस को खाएं वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हो गए। इसमें आ गया स्नेक्स हो गया, वाइल्ड कैट्स हो गई, जैकल्स हो गया, फ्रॉक्स हो गया और बहुत सारी बर्ड्स हैं जैसे वल्चर हो गई, ईगल हो गई और फिशेस हो गई। ये सारी हमारी सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर होती हैं। अब को जो जानवर इन सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स को खा रहा है वो हमारा थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस हो गया। थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस में क्या आ गया? जैसे लॉइन हो गया, टाइगर्स हो गया और पिकॉक्स हो गया, आउल हो गया। ये सब हमारे थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस हो गए। जैसे आउल हो गया, वो किसको खाता है? आउल स्नेक्स को खा सकता है। पिकॉक स्नेक्स को खा सकता है। स्नेक किसको खाता है? चूहे को खा सकता है। फ्रॉक्स को खा सकता है। फ्रॉक किसे खाते हैं? फ्रॉक्स ग्रास होपर को खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। इंसेक्ट्स किसे खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, फूल पत्तियों को खाते हैं। तो ये एक ऑर्डर चलता है। टॉप कार्निवोरस क्या होते हैं? वो प्रेज होते हैं, वो बहुत शातिर होते हैं और इनके अंदर जैसे एग्जांपल हो गया टॉप कार्निवोरस के अंदर हो गया, या फिर हम थर्ड ऑर्डर की कार्निवोरस की बात करें, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स की बात करें, तो इनके अंदर आ गए हमारे लॉयंस, टाइगर्स, पीकॉक्स, ऑल्स। इसके अलावा होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर द क्रिएचर्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल। ये वो क्रिएचर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। Humans are the prominent example of omnivorous since they consume both plants and animal। और इसका prominent एक एग्जाम्पल है, एक बड़ा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और हम मीट भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं। तो ह्यूमंस क्या है हमारे? ओमनिवोरस। इसके अलावा डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स में आगे द ऑर्गेनिज्म दैट गेट द न्यूट्रिएंट बाय द डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डिकम्पोज करके यूज़ करें, वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं इनको डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? जनरली अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दैट कैन बी यूज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी।
सैप्रोफाइट्स अगर बात करें इनको दूसरे डिकम्पोजर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स, फंगी हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो डेड प्लांट्स और डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स एक होती है कैटेगरी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमारे क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच लिव एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, पर वो उनको मारते नहीं हैं। अब हमने देखा है कि हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को किल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं वो हर्बीवोरस को किल करके खा जाते हैं। पर एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो होती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के ऊपर लिए डिपेंड होते हैं, पर उनको वो मारते नहीं हैं। जैसे लीक होगी या फिर लीच होगी, जिसे हम जोंक बोलते हैं, वो क्या करती है? वो किसी दूसरे का खून पी लेती है, और जब उसका पेट भर जाता है तो वहाँ से वो छूट जाती है। मतलब वो उसके ऊपर सर्वाइव कर रही है, पर क्या जोंक ने उस आदमी को मारा या फिर उस जानवर को मारा जिसका वो खून पीती है? नहीं। ऐसे ही लीक होगी, सर में जूं होती है, वो हमारा खून पीती है, हमारे सर में हमारा ही खून पीती है, और उसी पर वो सर्वाइव करती हैं। ऐसे ही मच्छर हो गए या मॉस्किटोज़ हो गए, वो हमारा खून पीते हैं, खून पी के उड़ जाते हैं। तो क्या उन्होंने हमें इतना ज़ोर से काटा कि हमारी डेथ होगी? नहीं। तो दीज आर द पैरासाइट्स। ऐसे एक एग्जांपल होता है अमरबेल, जिसे हम बोलते हैं। अमरबेल एक प्लांट, एक टाइप की वाइन होती है, जिसे हम किसी भी प्लांट्स के ऊपर अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो इतनी स्प्रेड हो जाती है कि जिस प्लांट के ऊपर हमने उसे फेंका, उसी प्लांट्स की वो न्यूट्रिशन होते हैं, उसी के ऊपर वो सर्वाइव करती है और अपने आप को ग्रो करती है। मतलब उसी प्लांट के, जो भी प्लांट का खाना है, जो प्लांट अपने लिए तैयार कर रहा है, वो उसी खाने को मतलब अपने लिए यूज़ करती है। और प्लांट इस तरह क्या होता है कि वो प्लांट को मारेगा भी नहीं, प्लांट को मारेगी भी नहीं, और खुद भी ज़िंदा रहेगी और प्लांट को भी ज़िंदा रखेगी। तो हम पैरासाइट का एग्जांपल कह सकते हैं, लीक हो गया, हमारी अमरबेल होगी जिसे इंग्लिश में हम कस्कस्टा भी बोलते हैं, ये हमारे एग्जांपल हो गए हैं पैरासाइट्स के। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो हैं इस चैनल के ऊपर, रजनी क्लासरूम हमारा जो चैनल है, इसके ऊपर जो अपकमिंग वीडियो हैं उसको आप पहले देख सकें और समय से हमारे सारे टॉपिक को कवर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड वेब और फूड चेन के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।